जय हिंद। देखिए साइंस पार्ट का ये अगला हम पे मतलब वीडियो लेकर हाजिर है आपका। यहाँ पे बहुत सारा रिकॉल होने वाला है। मौखिक के साथ साथ हम यहाँ पे लिखित भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो बहुत सारा आपका रिकॉल यहाँ पे होगा। तो चलिए इसका पीछे का पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए जब बिना समय को गए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न हम लोग का कहता है कि विटामिन डी का आविष्कार आविष्कार किसने किया हुआ था। तो वह हॉपकिंस साहब ने किया हुआ था। तो इसमें से अब ऐसा नहीं एक डायरेक्ट आपको यही आ जाएगा प्रश्न, हो सकता है उसमें से और घुमा फिरा के पूछे, जैसे कि आपको ए और बी का कौन है खोज करता है। तो याद रखिए वह मैकुलन साहब है। उसका सी का कहेगा तो वह होलकट साहब है। जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ था, तो फंक ने किया होता। तो यहाँ हमने आपको चारों ऑप्शन ऐसे ही क्लियर आपको हम कराते चलते हैं चलेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अब यहाँ से खोजकर्ता में ही पूछ दे, उसका रासायनिक नाम वगैरह भी आ जाएगा तो वो भी आप रिकॉल कर लीजिए यहाँ पे। क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है कि आपको यहाँ पे पढ़ाना नहीं बल्कि रिकॉल कराना ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको हो सके तो समझा देना जो अब तक नहीं आप समझ पाए हैं। तो चलिए आप जान लीजिए विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, बी को थायमिन होता है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जबकि डी वाला को हम लोग उसको कैल्सीफिरोल कहते हैं, ई को टोकोफिरोल कहते हैं, और के को इसको फिलोक्विनोन या नैप्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स का भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बी1 को यानी कि बी1 को थायमिन कहते हैं, जबकि बी2 वाला को बी2 को राइबोफ्लोविन, बी3 को नियासिन कहते हैं, बी5 को पेंटाथेनिक कहते हैं, बी6 इसको पैराडॉक्सिन कहते हैं, बी7 वाला को बायोटीन कहते हैं, बी7 ये बायोटीन या फिर इसको एच भी कहा जाता है। इसके अलावा बी12 हो गया आपको तो साइनोकोबालामिन हो गया। तो ये आपको इतना सारा हमने रिकॉल करा, इसका रासायनिक नाम वगैरह देखा बता दिया। इसके अलावा और भी आप जान लीजिए, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, वह बी1 की कमी से आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है, सी के आपको स्कर्वी रोग हो जाता है और इसके अलावा डी की कमी से आपको बच्चों में क्या होता है, रिकेटर्स हो जाता है, और युवा अवस्था में ऑस्टियोमलेशिया आपको देखने को मिलेगा। ई में आपको जनन क्षमता की कमी हो जाती है। पुरुषों में क्या होती है, आपको पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, जबकि महिलाओं में आपको बांझपन देखने को मिलेगा। और विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का वगैरह ये सब चीज़ आपको नहीं बनता है। तो इतना सारा हमने यहाँ पे रिकॉल करा दिया, उसका रासायनिक नाम खोजकर्ता वगैरह से ये सब सारे, तो यहाँ से आपको नहीं छूटेगा। और यहाँ से थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे कि आपको जल में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी आपको जल में घुलनशील होते हैं। बाकी आपको ए डी ई और के ये आपको क्या हो गया कि वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना। हालांकि जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि ये जो बी और सी क्या होता है कि हमारे यहाँ तो पसीना द्वारा हो गया, मूत्र द्वारा ये सब क्या हो जाता है कि शरीर से यह बाहर चला जाता है, इसलिए क्योंकि यह जल में घुलनशील होते हैं। और कुछ सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसमें भी देखिएगा तो धुलते समय उसमें से घुल के बाहर आ जाता है। लेकिन याद रखना है कि एक जो है बी आपको बी7 वाला जो है आपको ये तो ये काफ़ी लंबा, सॉरी बी7 नहीं, बी12 जो होता है साइनोकोबालामिन, काफ़ी लंबे समय तक हमारे शरीर में क्या रहता है कि यह संचित रहता है। तो चलिए विटामिन से हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिए वह कुरकुमीन के कारण ही होता है पीला रंग। इसके अलावा मिर्च का चरपराहट कैप्साइसिन के कारण होता है। तो ये हो गया कि चरपराहट मिर्च में कैप्साइसिन के कारण। लेकिन मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिए कैप्सेंथिन के कारण होता है। ये आपको लाल रंग हो गया, और यह चरपराहट कैप्साइसिन के कारण आपका होता है। और जबकि हल्दी का पीला रंग किसका, कुरकुमीन के कारण होता है। और एक चीज़ आप जान लेंगे, हल्दी क्या है, एक तरह से क्या है आपको, यह आपको तना है, आलू भी आपको तना है। इसके अलावा लहसुन भी आपको क्या है, वह तना का ही रूप है। प्याज भी आपको तना का ही रूप है। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको यहाँ से रिकॉल करके रखना होगा। चलिए गैसों में गैस का उदाहरण है, तो याद रखिएगा गैसों में गैस का उदाहरण में आपको वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। और ये गैसों का यह देखने को मिलता है, क्योंकि कैसे हो गया गैसों में, तो वायुमंडल में खुद एक गैस है। उसके अलावा उसमें भी देखिएगा आपको तो नाइट्रोजन 78% है, उसके अलावा का ऑक्सीजन जो है उसमें 21% आपको मिल जाता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% ये आपको होता है। इतना तो ये गैसों का मिश्रण आपको याद रखना है। उसी तरह से मिश्र धातुओं में क्या होता है, तो ठोस में ठोस का मिश्रण होता है। जैसे तरह से आपको क्या होता है कि कॉपर हो गया, उसके अलावा जिंक हो गया, तो ये मिल जाता है तो पीतल बन जाते हैं। तो इसी तरह से आपको ये ठोसों में ठोस का मिश्रण, यानी कि ये मिश्र धातु वगैरह बनता है, तो ठोस में ठोस का मिश्रण होता है। उसी तरह से समुद्री जल होता है, तो ये जल में क्या होता है, ठोस का, क्योंकि जल से तो होता है, साथ साथ ठोस कहने का मतलब है यानी कि NaCl जो नमक होता है वह ठोस होता है। तो इसलिए समुद्री जल क्या हुआ कि जल में ठोस का वह उदाहरण है। उसी तरह से आपका दूध में क्या करेंगे, दूध में अगर आप रोटी ऐसी फुला देते हैं तो वह भी क्या होगा कि आपको जल में क्या होगा, जल में ठोस का यानी कि द्रव में ठोस का वो विलयन हो जाता है।
चलिए इसके अलावा सोडा वाटर यहाँ पे है तो याद रखिएगा जल में गैस का यह उदाहरण है। तो सोडा वाटर पूछा किस में है तो जल में गैस का उदाहरण है। अगर आप स्प्राइट वगैरह पीते हैं तो उसमें से क्या होता है वो जल ही रहता है उसमें अंदर यानी कि द्रव में, और उसमें क्या होता है कि गैस यानी कि CO2 उसमें मतलब प्रेशर करके दबा के उसमें मतलब घुलनशील कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि द्रव में गैस का उदाहरण कौन सा है तो सोडा वाटर है। ये चारों ऑप्शंस यहाँ भी हमने आपको रिकॉल कराया, ऐसे ही आपको कराते चलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन ये आज आ जाएगा आपको कि गैसों में गैस का उदाहरण कैसे है। इसके अन्य भी जितने सारे संभावनाएं बनते हैं मतलब 9 गो संभावनाएं बनती है आपको, तो सारे में से कहीं से भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको खुद तैयार होना होगा इन्हें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम वगैरह अब सब काफ़ी ज़्यादा वो टफ होते जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है तो याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो वो आपको डायनेमो, जिसे हम लोग आम मतलब बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग जनरेटर के रूप में जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी जान लीजिए जैसे डायनेमो, तो याद रखिएगा डायनेमो आपको दाहिने हस्त के नियम पर कार्य करता है। उसी तरह से अगर बाएं हस्त का नियम पर कौन कार्य करता है तो वह विद्युत मोटर हो गया। और विद्युत मोटर क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक जस्ट उसका उल्टा हो गया। देख लीजिए जैसे कि डायनेमो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो मोटर क्या करता है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जबकि और बायां हस्त के नियम पर यह आपको कार्य करता है। तो ये आपको यहाँ से भी याद रखना होगा। और जबकि ये माइक्रोफोन हो गया, तो याद रखिएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। लाउड स्पीकर हो गया आपको, तो ये लाउड स्पीकर आपको मतलब ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यह कन्वर्ट कर देता है। जबकि सितार भी हो गया आपको, तो यांत्रिक ऊर्जा को यह ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो यह भी हमें चारों हमने रिकॉल कर लिया। चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो याद रखिए वो सेरीकल्चर आपको रेशम से उत्पादन से संबंधित है। जबकि यह रेशम एक तरह की क्या है, एक तरह का ये आपको याद रखना होगा कि प्रोटीन ही है। उसी तरह से पीसी कल्चर में मत्स्य पालन वगैरह का क्या गया उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना हुआ पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन और सेरीकल्चर आपको रेशम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी मरीज को ईसीजी कराने का डॉक्टर सलाह देता है। और इससे क्या होता है कि हृदय में जो भी कुछ मतलब जैसे कि हृदय तो धड़कता है तो लव डब की आवाज़ आती है, याद रखिएगा वह लव डब की आवाज़ आती है। जबकि उसमें अगर छिद्र वगैरह रहता है तो मुड़मुड़ का आवाज़ आता है। तो छिद्र वगैरह का पता लगाने से संबंधित या फिर हार्ट बीट वगैरह ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है, उसमें कोई मतलब रुकावट वगैरह है, जैसे बाईपास सर्जरी वगैरह करना है, तो इसलिए आपको ईसीजी का ये प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ईसीजी डायरेक्ट ये हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि ईसीजी का फुल फॉर्म भी आपको कहीं पे पूछता है, मतलब आ जाता है आपको ईसीजी। तो ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राफी, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गया। उसी तरह से मस्तिष्क का ये देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से मस्तिष्क का भी पता लगाने के लिए उसमें दिमाग में कुछ तरह की गड़बड़ी के लिए आपको ईईजी का किया जाता है। और ईईजी का भी आपका फुल फॉर्म पूछता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है। और एक आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के समय में, तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसको कॉलमेट साहब ने खोज किया होता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक पेस मेकर भी है, हृदय से ही संबंधित है। याद रखिए यह दाहिने आलिंद के पास में इसको लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग का ये आपका हृदय होता है और ये ऊपर वाला आलिंद हो गया, नीचे वाला निलय होगा, इधर के तरफ ये आपका दाहिना आलिंद हो गया। तो यही दाहिना आलिंद के पास ही पेस मेकर लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है ताकि मतलब क्या होगा कि यह हृदय पंपिंग कर सके, जिसके कारण से इसमें रक्त आ सके। और इस तरह से आता है ट्राइकास्पेड बल्ब के द्वारा क्या होता है कि मतलब आया नीला थी आपका दाहिना निलय में आता है, दाहिना निलय से फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा से शुद्ध होगा, आपको पता ही है कि आपको फिर वह बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद के बाद बाईकास्पेड बल्ब के द्वारा यह बायां निलय में आता है। बायां निलय से क्या होता है कि यह पूरा शरीर में यह चला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना होगा। चलिए और हाँ सीटी स्कैन, यहाँ एक ऑप्शन भी है आपको। सीटी स्कैन से पूरा शरीर का क्या हो गया स्कैन कर लिया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि शरीर में कहाँ पे कौन सी मतलब गड़बड़ी वगैरह हुआ है। तो ये सब सब मतलब आपको आम देखे ये सब टेस्ट वगैरह होते ही रहता है डॉक्टरों के द्वारा, अगर आपको हॉस्पिटल में जाइएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। खैरा रोग का संबंध किससे संबंधित है, तो याद रखिए वो खैरा रोग धान में हो जाता है। और याद रखिए किसके कारण होता है, तो ये आपको जिंक के कारण यानी कि कमी के जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। उसी तरह से गेहूं में आपको टुड्डू रोग
हो जाएगा, गन्ना में आपको लाल सड़न रोग हो जाता है, और कपास, हालाँकि कपास में कोई, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में याद रखिएगा, उसे हम रुई के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, यह सेमर का पेड़ जो होता है ना, वही आपका क्या होगा कि रुई वहाँ से निकला, तो ये आपको कपास हो गया। कपास को याद रखिएगा सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं, क्या सफ़ेद, याद रखिएगा सफ़ेद सोना के नाम से कपास को हम लोग जानते हैं। और सफ़ेद सोना के, इसका कपास के अलावा प्लेटिनम को भी याद रखिएगा, प्लेटिनम को भी हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेद सोना के नाम से जाने जाते हैं। जल को याद रखिएगा, जल को नीला सोना कहा जाता है, जल को नीला सोना के नाम से जाना जाता है। जबकि भूरा सोना, याद रखिएगा भूरा सोना किसको कहा जाता है, तो भूरा रंग का सोना में आपको याद रखिएगा जो पुआल होता है, पुआल या फसलों का अवशिष्ट वगैरह होता है, उसे हम लोग भूरा सोना के नाम से जानते हैं। पीला सोना, याद रखिएगा पीला सोना, सरसों को जो मतलब सरसों का जो तेल होता है, उसे पीला सोना के नाम से जानते हैं। जबकि काला सोना आप जानबे करते हैं, आपको वह मतलब वह कोयला को कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने आपको रिकॉल यहाँ से देखा। और एक और है हरा सोना, हरा सोना में आपको याद रखिएगा चाय, हरा सोना में चाय और क्या हो गया कि बाँस, ये आपको आपको हरा सोना के नाम से जाना जाता है। तो इतना सारा हमने यहाँ पे आपको रिकॉल करा दिया। हालाँकि यहाँ पे देख लीजिए कुछ वैज्ञानिक नाम वगैरह भी आता है, जैसे कि गेहूँ का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, उसी तरह से धान का उरैजा एस्टिवम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर ये जीके से अगर हम लोग जोड़ कर देखेंगे, जैसे गेहूं में, तो गेहूं उत्पादन देखिएगा कि चाइना आपको प्रथम स्थान पे मिल जाएगा, भारत आपको दूसरे स्थान पे मिलेगा। उसी तरह से अगर भारत में देखेंगे कि गेहूं उत्पादन में, तो कौन सा यूपी प्रथम स्थान पे हो जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा आपको कौन सा होता है, तो पंजाब हो जाता है। उसी तरह से धान आपकी चावल से है, तो चावल का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन में देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल हो जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो याद रखिएगा आपको कौन सा हो जाता है, तो पंजाब हो जाता है। हालाँकि कपास के संबंधित में याद रखें तो कौन होता है, तो गुजरात। कपास उत्पादन में कौन सा हो गया, तो आपको गुजरात हो गया। हालाँकि यह गन्ना उत्पादन में से संबंधित है, तो याद रखें वह यूपी, यूपी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये हमने साइंस को सीधे डायरेक्ट, अगर जीके से भी आपको घुमा-फिरा के क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। चलिए, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है, तो यह 300 केल्विन होता है, क्योंकि कमरे का सामान्य तापमान लगभग यही 23 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का तापमान आखिर होता क्या है, तो एक वैसा तापमान होता है जिसको हम लोग आप आसानी से अनुकूल अपना शरीर को महसूस कर पाते हैं, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, यानी कि जैसा चाहिए हमें वातावरण में रहने के लिए वैसा, तो उसी को ही यह सेल्सियस में रहता है, 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वह 300 केल्विन हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि केल्विन में लाने के लिए क्या किया जाता है, इससे मतलब वो सेल्सियस जो रहता है उसमें क्या होता है, 273 मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। क्योंकि हमने कल भी इसमें भी पीछे की ओर रिकॉल कराया था, C/5 बराबर F-32 यह 9 हो गया, और K-273 5 बराबर रीमर बटा ये 4 हो गया। तो ये सी हो गया सेल्सियस हो गया, एफ आपका फ़ारेनहाइट हो गया, के आपका केल्विन हो गया, और आर क्या हो गया, रीमर हो गया। तो ये आपको याद रखेंगे तो काफ़ी इससे आप कन्वर्ट करके कोई भी यहाँ से निकाल सकते हैं। जिस तरह से शरीर का सामान्य तापमान यह 310 क्या होता है कि केल्विन होता है। सेल्सियस में आपको देखिएगा तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट हुआ यह 6 से फ़ारेनहाइट होता है। और लगभग बुखार वगैरह हम लोग क्या करते हैं, शरीर का तापमान यही फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं, 98.6 से। चलिए, दूध में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा दूध में कौन-सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए तो इमली में आपको क्या होता है कि टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो दूध में यहाँ अम्ल पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जबकि दूध का मतलब वह मीठापन किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा वह आपको लैक्टोज़ के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टोज़ के कारण होता है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन-सा होता है, तो याद रखना होगा आपको रेनिन होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम जो हमें पेट से निकलता है वह यह रेनिन होता है। और दूध में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपको याद रखना होगा केसिन। केसिन प्रोटीन पाया जाता है, और इसी केसिन प्रोटीन के कारण इसका दूध का क्या होता है कि सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद यानी कि व्हाइट रोग मतलब सफ़ेद देखने को मिलता है, वह केसिन के कारण ही होता है। तो यही केसिन को पचाने के लिए क्या होता है कि रेनिन। रेनिन क्या करता है कि केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, और कैल्शियम पैराकेसिनेट वापस आपको विटामिन ए के रूप में संचित होकर यह लीवर में आपको जमा देखने को मिलता है। इसके अलावा दूध से संबंधित में अगर आप देख लेंगे तो दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो
आप देखिए याद रखिएगा कैरोटीन के कारण भी कैरोटीन के कारण आपको यह पीला रंग देखने को मिलता है। दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर साहब ने किए हुए थे। हालाँकि एक लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है, जिसको क्या होता है, दूध को क्या होता है कि 30 मिनट में 30 मिनट तक के लिए उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद में उसको ठंडा किया जाता है। तो ये आपका लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड हो गया। लगभग टेम्परेचर कितना होता है? तो 62 से 63 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसी तरह से हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है, जिसमें दूध को क्या होता है कि मात्र 15 सेकंड में ही क्या किया जाता है? गर्म कर लिया जाता है। न मात्र 15 सेकंड में किया जाता है। लगभग टेम्परेचर 71 से देखिएगा तो आपको 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। तो ये आपको और सबसे ज़्यादा मतलब आपको वसा वगैरह किसमें मिलेगा? तो रेनडियर के दूध में सबसे ज़्यादा आपको वो देखने को मिलता है। इसके अलावा दूध सब में सबसे ज़्यादा गर्म दूध किसका होता है? तो बकरी का आपको याद रखना होगा। इसलिए गरीबों की गाय बकरी को ही कहा जाता है। गरीबों की गाय या फिर कामधेनु बकरी ही होती है। तो यहाँ दूध से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमने आपको, हालाँकि एक दूध में याद रखिएगा कृत्रिम रूप से दूध बढ़ाने के लिए उसमें कौन-सा थी ऑक्सीटोसिन का याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन। ये क्या होता है कि शरीर में बहुत तेज़ी से शरीर को गर्मी मतलब प्रदान कर देता है, जिसके कारण क्या होता है दूध आसानी से बनने लगता है। हालाँकि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको बकरी वगैरह से लेके ज़्यादातर ये गाय वगैरह को दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वह मतलब वह दूध का उत्पादन कर सके। और ये ऑक्सीटोसिन का मतलब सुई वगैरह हल्का-फुल्का मतलब एक माँ को भी दिया जाता है, जो काफ़ी दुबली-पतली होती है, अपने बच्चे शिशु को भी पालन-पोषण वगैरह नहीं कर सकती है। तो उस अवस्था में भी हल्की मात्रा में डॉक्टरों के द्वारा सलाह से यह दिया जाता है। और भी देख लीजिए ऑप्शंस के हिसाब से, जैसे कि फॉर्मिकम्सिया लाल जो चींटी वगैरह डंक में जो होता है, और बिच्छू के डंक वगैरह में भी आपको फॉर्मिक एसिड ही रहता है। फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए HCOOH होता है। इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। उसी तरह से मूत्र में आपको यूरिक अम्ल आपको उपस्थित रहता है। यूरिक अम्ल। चलिए, जबकि मूत्र का पीला रंग याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। जबकि मूत्र जब हम लोग पेशाब करते हैं तो वह किस रूप में आता है? तो वह यूरिया के रूप में आता है। उसके पश्चात वह ऑक्सीजन से संयोग करके फिर से वह विषैला तत्व मतलब अमोनिया में बदल जाता है। चूँकि हमने यहाँ पे आपको बोल दिया है यूरिया, यूरिया का फ़ॉर्मूला आपको भी पूछता है, यानी कि NH2CO NH2। यही आपको क्या होता है कि यूरिया का मतलब यह सूत्र होता है। और कार्बनिक पहला यह पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में मतलब जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था यूरिया का, और ओवलर साहब ने इसको निर्माण किए हुए थे। चलिए, और यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 46% होता है, जो कि किस रूप में रहता है? तो यूरिया में एमाइड के रूप में रहता है। एमाइड के रूप में रहता है। चलिए, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, इसमें से तो अदिश राशि कौन सा है? तो याद रखिए, वह विद्युत धारा है। विद्युत धारा जो कि एक अदिश राशि, बाकी आपका हो गया वेग, हो गया बल, हो गया त्वरण, हो गया, सभी के सभी सदिश राशियां है। तो परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, उसे ही हम लोग सदिश कहते हैं। जिसमें दिशा नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। इसके अलावा और भी देख लीजिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। उसी तरह से मतलब इसका वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब बल का ऐसे ही मतलब क्या होता है कि न्यूटन होता है। इसके अलावा मतलब उसका अगर बल यानी कि F बराबर ma तो यानी कि इस तरह भी, यानी कि केजी के रूप में भी मिलेगा, केजी मीटर या प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी आपको ये ऐसा ही मात्रक भी रहता है। अगर आपको बीमा पूछ देगा तो याद रखिएगा, बेग का बीमा होता है कि LT-1 हो गया, त्वरण का LT-2 होता है, और बल का यह MLT-2 होता है। तो ये आपको यहाँ से भी याद रखना होगा। चलिए, टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिए, वह टेटनस आपको हो जाता हुआ बैक्टीरिया के कारण ही आपका हो जाता है। और यह टेटनस से काफ़ी ज़्यादा आपका तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति की काफ़ी जल्दी क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीवाणु विज्ञान। उसी तरह से वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, यानी कि मतलब विषाणु विज्ञान। उसी तरह से प्रोटोजोआ का भी अध्ययन तो प्रोटोजूलॉजी कहलाता है, प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। तो ये आपको याद रहे, यानी कि प्रोटो मतलब जुआ विज्ञान, इस नाम से यह चारों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके अलावा और यहाँ से हमने तो यह आपको बता दिया किससे संबंधित होता है, लेकिन और भी जैसे आपको बैक्टीरिया में था, तो आपका टेटनस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ये सब के सभी आपको क्या होगा कि आपको बैक्टीरिया से ही होता है। उसी तरह से अगर वायरस से अगर बात करेंगे तो आपको रेबीज हो गया, एड्स, पोलियो पोलियो हो गया, उसका मेनिनजाइटिस हो गया, खसरा हो गया। तो ये सभी के सभी आपको वायरस से ही होने वाला, इबोला हो गया, कोरोना हो गया, ये सब वायरस से ही आपका होता है। और एक और प्रोटोजोआ से आपको याद रखिएगा, आपको यह
सोने की बीमारी हो गया, उसके बाद मलेरिया हो गया। तो ये आपको प्रोटोजोआ से ही होने वाला यह रोग होता है। और इससे समझ एक चीज़ याद रखिएगा, एक बैक्टीरिया मतलब एक वायरस होता है जिसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। हालाँकि बैक्टीरियोफेजुआ वायरस नहीं, मतलब बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक मतलब एथी होता है जो कि लगता है कि वो बैक्टीरिया से संबंधित है, वह बैक्टीरिया से होने वाला है। लेकिन बैक्टीरियोफेज जो एक तरह का क्या है कि वायरस है, जो कि गंगा नदी में आपको देखने को मिलता है, जो जीवाणु वगैरह को भक्षण करता है। यानी कि मुख्य भोजन उसका क्या होता है कि जीवाणु वगैरह ही रहता है, तो उसको खा करके वह वायरस क्या होता है, जीवित रहता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी क्या होता है कि शुद्ध रहता है। तो बैक्टीरियोफेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित अगर रहे गंगा नदी में तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक ही होता है। जो कि आजकल वह इंडस्ट्री वगैरह से जो कचरे वगैरह निकलते हैं, जिसके कारण वह मरते ही जा रहा है। इसलिए गंगा नदी का पानी जल्दी आपको साफ नहीं मिल रहा, और गंगा नदी का पानी लंबा समय तक टिकने के कारण आपको बैक्टीरियोफेज वायरस ही है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो याद रखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो याद रखिएगा 3 गुने 10⁻5 किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि 3 लाख किलोमीटर आपको यह वायु में देखने को मिलेगा। उसी तरह से आपको जल में 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में यह 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि तारपीन में 2 लाख से भी थोड़ा सा कम होता है। तो ये आपको मतलब सबसे ज़्यादा आपको निर्वात में या वायु में देखने को मिलेगा, उससे कम आपको द्रव में, और उससे कम होगा कि कांच में। यानी कि यहाँ जस्ट इसका उल्टा ही होता है, यानी कि घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि प्रकाश का चाल वह घटते जाता है। सबसे पहले रूमर साहब ने इसको नापा हुआ था। तो ये अभी हमने चारों ऑप्शन को हमने रिकॉल करा दिया।